चलिए, सबसे पहले यह इतिहास का प्रश्न है जिसको पूरा एकदम ध्यान से सुनेंगे और कहीं हो सके तो इस परीक्षा में आपकी फाइनल जो एग्ज़ाम होगी उसमें इसमें से बहुत सारा प्रश्न रह भी सकता है। जो विस्तार से हम समझाने जा रहे हैं उस समझाने के तहत आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन यही होगा लेकिन कहीं उसका पैटर्न चेंज कर दे, ठीक है ना, या भाषा को बदल दे, ठीक है ना। घुमा करके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा विस्तार से उसको पढ़िएगा ना तो समझिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो परेशानी नहीं होती है। तो सबसे पहले प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर प्रायः किस चीज के बनाते थे? किसके? पक्की हुई ईंट के बनाया करते थे, क्योंकि उस समय भी मिट्टी से ईंट बनता था जिसको लोगों ने उसको पका करके और घर को मजबूत बनाया करते थे। यानी कि आज की घर की तरह अगर देखा जाए तो आज से कई गुना बेटर भी था उस समय, ठीक है ना। लेकिन अब उसका अवशेष तो बचा बाद में ना, तो उसके देखने के बाद तब पता चला कि वैसी स्थिति थी, ठीक ना। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मतलब यानी कि अर्थ, ठीक है ना, यानी कि क्या होता है? मृतकों का टीला। जैसे कि आप लोग देखे होइएगा वर्तमान में कहीं कहीं लोग जब मर जाते हैं, अपने यहाँ भी लोग मरते हैं तो मरने के बाद उस जैसे परिवार यानी कि थोड़ा सा संपन्न परिवार जो होता है वे क्या करता है, यानी कि स्मारक की तरह वहाँ पे टीला जैसे बनवा देते हैं यादगार के लिए लंबे समय के, ठीक ना। उसी प्रकार से यह मोहनजोदड़ो का मतलब जो है मृतकों का टीला, क्योंकि मरे हुए लोगों के लिए स्मारक जो बना हुआ था ना वही एक टीला के रूप में जो हो गया था, जिसका अर्थ ही बना कि मोहनजोदड़ो का मतलब ही हो गया मृतकों का टीला। समझ में आ गया? प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगो नदी के किनारे लोथल स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या होता है? नहाने का घर। एक अन्नागार लिखेगा तो अन्नागार का मतलब होता है अन्न रखने का भंडार, ठीक है ना। लेकिन इसमें स्नानागार का मतलब है नहाने वाला घर। तो हड़प्पा सभ्यता के विशाल मतलब कि बहुत बड़ा स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, क्योंकि आपको पता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है क्या? मृतकों का टीला, ठीक है। तो यह जो हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का जो अवशेष समझते हैं ना, यानी कि छोटा सा भाग, यानी कि सारी खंडित होकर के खत्म हो जाने के बाद जो छोटा सा अंश जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? अवशेष कहते हैं। और उसी अवशेष के माध्यम से हमें पता चला कि शायद आगे यानी कि पहले के जमाने में ऐसी स्थिति थी, यानी कि साक्ष्य के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग, ठीक है ना, कांस्य युग की सभ्यता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में ये राखी गढ़ी एक प्रश्न में अगर आएगा ऑप्शन में कि राखी गढ़ी, तो सबसे बड़ा जो आपका नगर जो है हड़प्पा सभ्यता का वो राखी गढ़ी है, लेकिन आपके ऑप्शन में तो नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगर कहीं राखी गढ़ी अगर दे दे सबसे बड़ा आपका नगर के रूप में तो राखी गढ़ी ही ले चलिएगा, ठीक ना। अगला है, राखी गढ़ी ही है सबसे बड़ा नगर, लेकिन आपके ऑप्शन में मोहनजोदड़ो दिया है तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो ही होगा। लेकिन समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन घुमा करके भी पूछे तो आपको कहीं से परेशानी नहीं हो, ठीक है। हाँ, दोनों। अगला है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? रखालदास बनर्जी ने। कब? और 21 में कौन किए थे? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी। ईस्वी और ईसा पूर्व का मतलब समझते हैं क्या होता है? ईस्वी जो आगे की ओर चलता है और ईसा पूर्व जो पीछे की ओर चलता है, ठीक ना। अगला है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन की अजातशत्रु। पाटलिपुत्र की स्थापना आपका अजातशत्रु किए थे, जो हर्यक वंश का शासक था, ठीक है ना। ये जो अजातशत्रु जो था ना पहले वो किया था, बाद में इसका नाम आता है उदयन का, ठीक है ना।
हाँ उदयन भी है, लेकिन इसमें अजात शत्रु भी आपका ऑप्शन में आएगा। और यह हर्यक वंश का शासक था जिन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना की हुई। करेक्ट आपका दोनों हो जाएगा, लेकिन उदयन ही लिखिएगा या अजात शत्रु अगर दिया हो, ये दोनों ऑप्शन में तो दे दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को कंफ्यूजन में डाल दीजिएगा। मतलब इसको विस्तार में देखा जाएगा इसको। हाँ सबसे पहले अगर पूछेगा तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, इसमें उदयन आपका आंसर में है। लेकिन यह आपका अजात शत्रु जो है ना, यह हर्यक वंश का शासक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 को है। पुराण की संख्या कितनी है? 18। अर्थशास्त्र किस राजवंश में बताता है, किसके बारे में बताता है? मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को। ठीक है, कौटिल्य की रचना किसने की, कौटिल्य किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। ठीक है, प्राचीन भारत में 9 रत्न किस शासक के दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए हुए थे। कौन? यह 9 रत्न। अगला है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन। नालंदा किस राज्य में स्थित है? बिहार। यह नालंदा प्राचीन काल से ही एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता है, यानी कि बिहार जो है प्राचीन सभ्यता से ही यह नालंदा विश्वविद्यालय काफी विख्यात है। और यह नालंदा विश्वविद्यालय के कारण ही बिहार सदियों से प्राचीन स्थल से ही, यानी कि सदियों से यह पूरे विश्व में प्रचलित है। क्योंकि उस समय एक ज्ञान का केंद्र जो कहा जाए, शिक्षा का केंद्र, यह आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो था। लेकिन आज पहले की स्थिति में आज नहीं है, क्योंकि उस समय भारत में विदेशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब अपने यहाँ के लोग दूसरे जगह जा रहे हैं शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। लेकिन प्राचीन सभ्यता में पूरे विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय आपका विख्यात था, जहाँ पे इतनी बढ़िया सुविधा, इतनी अच्छी शिक्षा और हर चीज की सुविधा मिलती थी कि विदेशों से लोग पढ़ने के लिए बिहार में नालंदा जिला आया करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। अगला है आपका, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। अगला है, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण समझते हैं, यानी कि उनका निधन, अंतिम समय, यानी कि अपना जन्म नहीं बल्कि मरण, अंतिम इनकी इच्छा वही हुई कुशीनगर। कहाँ है? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, और यह 49 दिनों का ध्यान करने के बाद इन्होंने सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिए हुए थे। 49 दिन पूरी ध्यान लेने के बाद में। ठीक है ना, बताइए 49 दिन की तपस्या होने के बाद, यानी पूरी ज्ञान अर्जित करने के बाद, तब उन्होंने क्या किए थे? सारनाथ में पहला अपना धर्मोपदेश दिए हुए थे। कौन? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। ठीक है, सलेखन की प्रथा किस धर्म में है? जैन धर्म में। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अजात शत्रु के। ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी यह अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। और यह जो थे ना हर्यक वंश के राजा थे। कौन? अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा थे। किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के ग्रीस एक जगह है ना, वहां नहीं हुआ। ग्रीस भी अगर आ जाएगा तो ग्रीस लीजिएगा, और नहीं तो ब्रिटेन अगर हो तो ब्रिटेन दीजिएगा। ठीक है ना। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष। ठीक है, अगला है आपका, हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? कौन धर्म? बौद्ध धर्म से। ठीक है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक,
धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? हर्यक वंश, जो मगध का राजा बिंबिसार, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ? फिरोज शाह तुगलक ने, जिन्होंने 1368 में कराए हुए थे, ठीक है ना। कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में कराए थे। यह 5वीं या अंतिम मंजिल इन्होंने फाइनल कराया था। तो इसमें निर्माण शुरुआत नहीं, बल्कि इसमें क्या दिया? कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ, ठीक है ना। यह निर्माण शुरू हुआ नहीं पूछ रहा है, निर्माण शुरू हुआ, लेकिन किस शासक के समय में यह पूरा हुआ। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, पूरा किस के समय में हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ, जो कि 1368 में यह 5वीं या अंतिम मंजिल था। 1368 में, ठीक है ना, 5वीं या अंतिम मंजिल था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम बार उसको पूरा करवा दिया, यानी फाइनल कराया। तो शुरू आप किए, ठीक है, लेकिन अगर आपके अगला कोई अगर आप पूरा कराता है तो पूरा करने वाले को तो नाम होगा ना। इसमें शुरू नहीं बोल रहा है, बल्कि किसने उसको पूरा करवाया। तो उत्तर में होगा फिरोज शाह तुगलक 1368 में, और यह आपकी 5वीं या अंतिम मंजिल था, कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल। अगला प्रश्न है, आईन अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल, ठीक है। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? कितने? 5 भागों में विभक्त है। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी तक, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इलाही सिक्का किस धातु से बना था? सोना से। इलाही सिक्का जो है ना, यह सोना धातु से बना हुआ था। भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगाली, ठीक है। शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया? 1540 से 45। इसका शासन काल जो होगा 1540 से 1545 होगा, लेकिन आपके आंसर में तो 45 नहीं दिया है, उत्तर में दिया है 1540। तो शासन कब स्थापित किया? तो 1540, लेकिन रहा कब तक? 1540 से 45 से, यानी कि 5 साल तक यह इसका शासन काल रहा, ठीक। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? यह 26 जून 1539 को लड़ा गया। अगर डेट पूछे किस डेट में, तो आप 26 जून दीजिएगा। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। हाँ, 26 जून 1539 को। अगला है, कामरान किसका छोटा भाई था? हुमायूं का। हुमायूं का था। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं का सौतेला भाई था। यह जो था ना, यह कामरान बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं का सौतेला भाई था। सौतेला समझते हैं ना? सौतेला भाई था, और उसकी माता गुलरख बेगम थी, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। और यह कामरान मिर्जा जो था, यह असगरी का सगा भाई था और बाबर का तीसरा बेटा था। समझ में आ गया? हाँ, यह हुमायूं जो था बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं का सौतेला भाई था, और उसकी माता गुलरख बेगम थी, और जिसका जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में। और यह कामरान मिर्जा, इसका पूरा नाम है, आपके क्वेश्चन में कामरान ही दिया हुआ है। तो कामरान मिर्जा यह असगरी का सगा भाई था और बाबर का तीसरा बेटा था, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा? राणा प्रताप का, ठीक है, राणा प्रताप को। मेहरुनिसा किसका नाम था? नूरजहां का। और यह मुगल सम्राट जहांगीर की 20वीं और अंतिम पत्नी थी, ठीक है ना। और यह जो थी ना, कौन? नूरजहां, यह मुगल सम्राट जहांगीर की 20वीं और अंतिम पत्नी थी। सोचिए पहले। अगला है, नूरजहां जो थी, यह उसकी 20वीं पत्नी थी, अंतिम पत्नी थी। किसकी? मुगल सम्राट जहांगीर की। हाँ,
विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? 4। कौन कौन? संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और अरबिडू वंश। यह 4 वंश जो है, यह विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो 4 वंश ने। चारों वंश कौन कौन है? संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और अरबिडू वंश। 4 गो वंश है। ठीक है। अगला है आपका, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? किसका? तुलु वंश का शासक था कृष्णदेव राय, और यह विजयनगर साम्राज्य का तीसरा शासक था। ठीक है ना। ऑप्शन में है तुलु वंश, और यह कृष्णदेव राय जो था, यह विजयनगर साम्राज्य का तीसरा बड़ा शासक था। कोई दिक्कत? विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोजन कहा? कृष्णदेव राय ने कहा। ठीक है। प्रश्न है, अफगानी निकेतन किस देश का यात्री था? कहाँ का था? रूस का था। ठीक है। आपका, और यह वास्को डिगामा से 15वीं शताब्दी में भारत आने वाला यह पहला व्यापारी और लेखक था जो रूस का था। यह जो अफनासी जो है ना, अफनासी निकेतन जो है, यह वास्को डिगामा से 15वीं शताब्दी में भारत आया था, यानी कि उससे पहले आया था। ठीक है ना। वास्को डिगामा से पहले ही आया हुआ था, रूस का था, और ये भारत आने वाला पहला व्यापारी और लेखक था जो रूस का था। यह समझ में आ गया। अगला है, अमुक्त माल्याद किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने, और यह कौन थे? विजयनगर का शासक थे, और इन्होंने 16वीं शताब्दी में यह अमुक्त माल्याद का रचना किए, और यह क्या है? एक महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछे कि अमुक्त माल्याद क्या है? क्या है? महाकाव्य है, जिसकी रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने। कब? तो 16वीं शताब्दी में। और कृष्णदेव राय कौन थे? तो विजयनगर का शासक थे। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन के साथ आपका 4-5 क्वेश्चन निकल रहा है। अगर सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन छूटेगा? क्वेश्चन तो अभी आपकी मिड टेस्ट हुई है, इसमें तो कहीं से भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपके लिए पूछा हुआ है। अब फाइनल में भी पूछेगा, ये गारंटी है कि फाइनल में भी पूछेगा। ये गारंटी है कि जितना हम लिखाएंगे पढ़ाएंगे उसको कंप्लीट कर लीजिए, रिजल्ट उसी में से रहेगा, सारी क्वेश्चन उसी में से रहेगा। कोई मॉडल पेपर, किसी प्रकार की गाइड और किसी प्रकार की साइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जितना हम पढ़ा रहे हैं, जितना लिखा दिए हैं, उसी का रिवीजन करो। 10 किताब मार्केट में आएगा, हर प्रकाशन वाला अपना अपना रुतबा दिखाएगा, लेकिन 10 प्रकाशन से मतलब नहीं है। जो हम लिखाए हैं, पढ़ाए, सारे एनसीईआरटी बुक है आपका, उसको कंप्लीट करो, और रिजल्ट 400 प्लस में लेके आओ, ये गारंटी है। अभी सेंटअप में तो तुम लोग खुश है ना, सेंटअप परीक्षा में सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पूछा है। अभी तो फाइनल के लिए 2 महीना बाकी है कि नहीं है? 2 महीना में तो जबरदस्त इतना ना करा देंगे कि जैसे आज तुम लोग सेंटअप में खुश हो ना, उससे कई गुना ज्यादा तुम लोग फाइनल में खुश होकर के आओगे। ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की मॉडल क्वेश्चन बैंक, चाहे हो कौन बुक आता है ना, सारा क्वेश्चन बैंक से लेके मॉडल, और मार्केट में बहुत सारा प्रकाशन आइए गया, तो किसी की भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपका अंतिम आगे है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? रामानंद ने। किसने किया? रामानंद ने। स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? यह विष्णु की। यह अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल जो है ना, इसको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, और यह भारत के 12 संतों में से एकमात्र महिला संत थी। भारत की जो 12 गो संत की जो एक सदस्य था ना, उसमें अकेला एक महिला संत थी, और इसको भारत की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। और यह 12 को जितने भी उसके टीम में सदस्य थे, उसमें पहली महिला संत थी। समझ में आ रहा है ना? आगे क्वेश्चन है आपका, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398। ठीक है, 1398। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। और यह सिख धर्म के 19वें
और अंतिम गुरु थे जिन्होंने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। समझ में आ गया? यह गुरु गोविंद सिंह जो थे यह सिख धर्म के 19वें और अंतिम गुरु थे जिन्होंने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किए हुए थे। खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के हैं? यह कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। यह नामदेव जो हैं इनका जन्म कार्तिक सुद, पहले ध्यान से सुनिए, नामदेव का जन्म कार्तिक सुद 11 अक्टूबर 1270 को नरसी बामनी महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? नरसी बामनी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। किनका? नामदेव का। अगला है क्वेश्चन आपका, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में। और यह एक इस्लामिक साम्राज्य था और यह एक इस्लामिक साम्राज्य था। यह दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में फैला था और यह शासन 1206 से 1226 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1206 से 1226 तक रहा। ठीक है। अगला है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया की। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया के यह कौन थे? शिष्य थे और इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही शिष्य बने हुए थे। 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने जो थे ना शेख निजामुद्दीन औलिया, यह अमीर खुसरो के शिष्य थे और इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही शिष्य बन गए थे। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के। किसके? कबीर के। देखिए, अल बेरूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? सुनिए, इधर पहले ध्यान दीजिए। अल बेरूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? क्या है? किताब उल हिंद है। इसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन में आपका तहकीक ए हिंद दिया है, लेकिन अल बेरूनी की यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद है। इसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? इटली। मार्को पोलो जो था ना इटली का रहने वाला था और यह वेनिस शहर का रहने वाला था। इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। कौन? मार्को पोलो। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और यह यूनानी राजदूत था। कौन था? यह एक मेगास्थनीज जो था ना, यह यूनानी राजदूत था। चलिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? क्या था? यह जो था फ्रांसवा बर्नियर, यह एक चिकित्सक था, राजनीतिक भी था, दार्शनिक, इतिहासकार था और यह फ्रांस का निवासी था। समझ में आ गया? फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? तो पेशा से तो चिकित्सक था, लेकिन यह राजनीतिक, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, यह फ्रांस का निवासी था। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? नहीं, जहांगीर। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा गया है? ह्वेनसांग को। और यह कौन था? बौद्ध भिक्षु था, जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था और यह 15 साल तक भारत में रहा। लगभग 15 साल तक यह भारत में रहा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? कौन थे? पुर्तगाली।
कब? 17 मई 1498 को। यह वास्को डिगामा था जो पुर्तगाली था। 17 मई 1498 को भारत यहाँ आया हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1600। कब? 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर। अगला है आपका, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, यह अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया और 1786 से 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल था और 1786 में अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्ताव रखा और 1793 में उन्होंने क्या कर दिया? उसको लागू कर दिया। अगला है आपका, फ्रांसिस बुकानन कौन था? सर्वेक्षक, स्कॉटिश चिकित्सक, वनस्पति शास्त्री, और यह 1794 से 1815 के बीच भारत आया था। यह भारत कब आया था? यह 1786 में अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्ताव नहीं, यह जो था आपका सर्वेक्षक कौन? फ्रांसिस बुकानन 1794 से 1815 के बीच भारत आया था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? यह 1877 में इसकी स्थापना, और 1877 में स्थापना हुआ और 1878 में ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर होगा दक्कन दंगा 1877 में स्थापना हुआ और 1878 में ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट समझता है ना? यानी कि जो भी सूचना था उसको पेश कर दी गई। अगला है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू मुर्म और कान्हो मुर्म, ये दोनों का नाम है। ठीक है ना? सिद्धू मुर्म और कान्हो मुर्म। और यह 30 जून 1855 को 60,000 संथाल को इकट्ठा कर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जो था ना, यह संथाल विद्रोह जो था, उसमें 60,000 संथाल को इकट्ठा करके, और इन्होंने 30 जून 1855 को इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह करा दिया था। सिद्धू और कान्हो संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला है, सहायक संधि किसने लागू की? वेलेस्ली, और यह 1798 से 1805 के बीच में। और कॉर्नवालिस जो है ना, यह अस्थाई समझौता, क्या कहते हैं, अस्थाई समझौता किया हुआ था। कॉर्नवालिस जो था अस्थाई समझौता किया हुआ था। डाक अधिनियम कब पारित हुआ? डाक अधिनियम पारित कब हुआ? 1898 में। ठीक है ना? और 1854 जो आपका आंसर दिया है, यह 1854 में अस्तित्व में आया था। ठीक है ना? 1854 में अस्तित्व में आया और 1858 में इसको पारित किया गया। 1898 में पारित हुआ यह। तो डाक अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसमें आपका आंसर तो दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो आपका 1854 दीजिएगा, लेकिन जब 1898 जब देगा तो उसमें पारित किया गया था। अगला है आपका, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? 18 अप्रैल 1857 को दी गई। अगला है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? गुंडीराज। नाना साहब का वास्तविक जो नाम था यह गुंडीराज था, और यह नाना गोविंद घुंडू पंथ था। जिसका पूरा नाम जो था यह नाना गोविंद घुंडू पंथ था, और इसका जन्म 19 मई 1824 को नारायण भट्ट और गंगा बाई के घर हुआ था। कहाँ हुआ था? नारायण भट्ट और गंगा बाई के घर हुआ था। कब? 1824 में इसका जन्म हुआ था। लेकिन इसमें आपका आंसर दिया है 1800, आपका आंसर में है गुंडीराज। ठीक है? अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा था? क्या है बोलो? आंसर डी ऑप्शन होगा इसमें।
76 का 18 अप्रैल 1876 का। एक मिनट सुनिए, खूब लड़ी मर्दानी वाली तो बताने तो जा रहा है ना। खूब लड़ी मर्दानी यह किसने लिखा? तो इसको सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी हुई थी। इसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली खान। इनका पूरा नाम है पीर अली खान, जिन्होंने 3 जुलाई 1857 को पटना में हुआ था। इनका जन्म जो था ना, ये जो क्रांति हुआ था 1857 की क्रांति जो हुआ था, यह दिन जो था 3 जुलाई का। और यह किसने किया था नेतृत्व? पीर अली खान किया था। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली खान किया था। अगला है, विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगर ऑप्शन महाराष्ट्र आए तो महाराष्ट्र मुंबई दोनों एक ही है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीप मुंबई को। ठीक है। अगला है प्रश्न आपका, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। उस समय 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और यह 34 किलोमीटर तक फैली यह बोरी बंदा बॉम्बे से थाने के बीच चली हुई थी। 34 किलोमीटर। और यह आपका 16 अप्रैल 1853 में चला था। और इसके जो वायसराय थे उस समय भारत का, वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 12 फरवरी 1931 में। और यह कितने दिनों में पूरा हुआ था? कितने दिन में? इसको बनाने में कितना दिन का समय लगा था? 10 साल का समय लगा हुआ था। यह जाकर के 10 साल में पूरा हुआ था। इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को यह वापस लौटे। इसलिए 9 जनवरी को क्या भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को ही वापस लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी माने दूसरे देश से ही चले आए थे अपने देश में, यानी कि बाहर से अपने घर में चले आए तो प्रवासी थे ही तो इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में आपका क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रवासी दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है तो 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे हुए थे। इसलिए उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी 1915 तो नहीं मनाते हैं, लेकिन 9 जनवरी को हर साल मनाते हैं। इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में हुआ, लेकिन 1922 तक यह चला हुआ था। 1919 में शुरू हुआ, लेकिन 1922 तक यह चला क्या? खिलाफत आंदोलन। दांडी किस राज्य में है? गुजरात के नवसारी जिला में। या गुजरात दिया है ना? क्या 1919 में आंदोलन शुरू हुआ था ना 1919 में, लेकिन यह चला था कब तक? 22 तक चला हुआ था। तो जब चला नहीं कहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने दिनों तक चला था तो 1922 और 1919 दोनों को जोड़ देना, दोनों के बीच का समय अपना निकाल लेना कितना समय हो रहा है। ठीक है। अगला है, दांडी किस राज्य में है? गुजरात में। और गुजरात के कौन जिला में? नवसारी जिला में हुआ था। किस जिला में? नवसारी जिला में। माथा नीचे किए। चलो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन।
और यह 8 अगस्त 1942 का दिन था। वह जो दिन था वो 8 अगस्त का था। शांति रहिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। 1943 में सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर के तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए हुए थे। कब? 1943 में सिंगापुर से। यह आपके सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, इन्होंने सुप्रीम कमांडर के तौर पर इन्होंने क्या किए थे? दिल्ली चलो का नारा दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। और दिल्ली चलो का नारा भी उन्हीं का है। कब? 1943 में। कहां से? सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर के तौर पर इन्होंने दिए हुए थे। जय जवान जय किसान किसका नारा है? चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर गए? यह राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण, पहले ध्यान से सुनिएगा, यह राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर तो वही भी किए, लेकिन किसी के कहने पर न आए, वो अपने से तो डायरेक्ट नहीं आए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण में नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजे हुए थे। यानी कि उनको पता था कि बिहार के चंपारण जिला में कृषकों के साथ अंग्रेजों ने किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, इसलिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर, और यह किनके? गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर, तब इन्होंने आए हुए थे चंपारण में। किसके लिए? यानी कि यहाँ के नीलहे किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए, मैंने जांच करने के लिए कि वहाँ के लोगों के साथ अंग्रेजों ने कैसा व्यवहार कर रहा है। समझ में आ गया ना? गांधी जी 1917 में चंपारण राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे या अनुरोध पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। पूना समझौता को पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। और यह 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में यह समझौता हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को। किनके बीच? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। कहाँ? तो यरवदा के सेंट्रल जेल में। समझ में आ गया ना? यानी एक क्वेश्चन के साथ आपका 4-5 क्वेश्चन भी साथ में होते जा रहा है। अगर बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा ना, तो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑब्जेक्टिव में भी आपको कोशिश में हम हैं कि 50 में 50, और सब्जेक्टिव में भी, यानी किसी का भी टारगेट 90 के आसपास से कम नहीं होना चाहिए। 90 से ऊपर हो जाए लेकिन नीचे नहीं हो। इसके लिए आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कीजिए, ज़्यादा नहीं, जो पढ़ा है उसी को पढ़िए। अगला है, 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने किया? सर मोहम्मद इकबाल ने। क्रेप्स मिशन भारत कब आया? क्रेप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को, और 11 अप्रैल 1942 तक यह भारत में रहा। आया कब? 22 मार्च को। ध्यान दीजिए, यह क्रेप्स मिशन जो है भारत में आया 22 मार्च को 1942 को, और रहा कब तक? 1942 तक ही रहा, लेकिन मार्च में आया और अप्रैल तक रहा। 22 मार्च को आया और 11 अप्रैल 1942 तक यह भारत में रहा। समझ में आ रहा है ना? अगला है आपका, लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? 1945 में बने। हाँ, 1945 में बने, लेकिन यह 1951 तक रहे। इनका कार्यकाल जो है ना 1945 से 1951 तक है, और यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। समझ में आ गया ना? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, और यह गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुई थी। कब?
28 दिसंबर 1885 को, और इसमें 72 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गोपालाचारी, राजगोपालाचारी, यह भारतीय थे। जबकि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश जो था ना, यह ब्रिटिश जो था, यह ब्रिटिश भारत का आखिरी वायसराय था। लॉर्ड माउंटबेटन यह आखिरी वायसराय था, लेकिन श्री राजगोपालाचारी जो थे ना, यह कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्होंने भारतीय थे। और यह ब्रिटिश जो लॉर्ड माउंटबेटन जो है, इसका जो समय है यह 1947 से लेकर के 1948 तक का है, जो कि भारत का गवर्नर था। बोलिए। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने कब? जुलाई 1947 को कार्यभार दिया गया था। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दिया गया था? 1947 को कार्यभार इनको दिया गया था, जुलाई 1947 को। अगला है, भारत का संविधान का पिता किसे कहा गया है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ? मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। 91 में है, मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 को यह गणतंत्र हुआ। और यह पहले 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने और 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया गया। यानी कि 1950 में कब? 26 जनवरी 1950 को यह गणतंत्र तो घोषित हुआ, लेकिन उस समय भारत के राष्ट्रपति किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और इसमें 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया गया। समझ में आ गया? 21 तोप की सलामी दी गई उनको पहली बार राष्ट्रपति के रूप में शामिल हो करके। और आपका पहली बार उन्होंने 26 जनवरी 1950 के दिन 21 गो तोप की सलामी दी गई थी। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके पहले देखिए 1907 में सेनबाग रमन पिल्लई ने गढ़ा था इसको, और युवाओं को जोश जगाने के लिए इन्होंने जय हिंद का नारा दिए हुए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसको पूरी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिजल्ट आपका बेटर ही आएगा।